पेज नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, राइट। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 क्या कहता है हमसे? पेज नंबर 3 में हम ये कह रहे हैं, पेज नंबर 3 पे हम एग्ज़ाम फोकस, एग्ज़ाम फोकस, एग्ज़ाम फोकस ये है कि कभी कभी पेपर में ना स्ट्रेट लाइन मेथड तो पूछता है, लेकिन ना स्क्रैप वैल्यू देता है, ना यूज़फुल लाइफ देता है, बल्कि ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ X% ऑन कॉस्ट। X% ऑन कॉस्ट का मतलब है कोई भी परसेंटेज देगा और वो ऑन कॉस्ट चार्ज करेंगे। रुक सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहेगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज़ 1 लाख एंड depreciation is to be provided at the rate of 20% on cost। अब कह दिया 20% ऑन कॉस्ट है, आगे कहता है कैलकुलेट depreciation for 2006, ये 2006 की 1 जनवरी था, 2007, 2008 एंड 2009। तो 2006 में आपके पास कितने एसेट था? 1 लाख का, 20% से आपने चार्ज किया, 20,000 आ गया। फिर 2007 में भी 1 लाख का था, 20% चार्ज किया, 20,000 आ गया। फिर 2008 में भी 1 लाख का था, 20% के हिसाब से 20,000 आ गया। Every year the amount of depreciation will remain same. This is one of the features of straight line method. Okay, suitability of this method हम आगे जाके पढ़ते हैं, अभी पहले सारे methods पढ़ लें। सेकेंड मेथड है जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, नेट बुक वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? बाद में ना कह देना नहीं हुआ। और फिर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस accumulated depreciation मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 100,000 ऑन 1 जनवरी 2009। depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum on diminishing balance method। Required calculate depreciation for 2009, 10 and 11। ठीक है जी, पेज नंबर 3 था, प्रिंट आउट होने चाहिए आपके पास इसके पहले। अब पेज नंबर 4 पे हम आ जाते हैं।
अब हमारे पास एसेट है कितने का जी, कॉस्ट ऑफ मशीन है कितने की, कॉस्ट ऑफ मशीन है कितने की, 1,00,000 की, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितने परसेंट, 25%। तो पहले साल लॉस इन वैल्यू कितना आ गया, 25,000। अब नेट बुक वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो नेट बुक वैल्यू होती है, ठीक है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो माइनस कर देते हैं तो नेट बुक वैल्यू आ जाती है। नेट बुक वैल्यू इज़ 75,000 ऑन 31 दिसंबर 2009, ठीक है। अब अगले पीरियड में डेप्रिसिएशन अगले साल की जो लगेगी 2010 की, वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेगी, और रिड्यूस्ड वैल्यू क्या है, 75,000। अब 75,000 का 25% कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लें, 18,250, चेक कर लें, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 18,750। ये 18,750 आपने डिडक्ट किया और फिर आपके पास आ गई नेट बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010, और ये माइनस करेंगे फिर हम 75,056,250 आया, और फिर लेस कर देंगे इस पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, और इसका 25% कितना आया, 14,063, और फिर हम इसमें लेस कर देंगे 56,250, तो मेरे पास आ जाएगी 42,187, ये नेट बुक वैल्यू आ गई। Every year the amount of depreciation is reducing, that is why it is called reducing balance method, diminishing balance method, क्योंकि reduced balance के ऊपर depreciation हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। पहले साल डेप्रिसिएशन 25,000 थी, दूसरे साल कम हो के 18,750, और तीसरे साल और कम हो गए 1,14,063। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन वॉज कांस्टेंट, सेम, यूनिफॉर्म, राइट। अक्यूमुलेटेड, हर साल हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। 1 लाख में से पहले 0 थी तो 25,000 1 लाख पे चार्ज कर दिया, फिर हमने 75,000 यानी अलाउंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर जो नेट बुक वैल्यू आई उस पर परसेंटेज लगाई, फिर 1 लाख में 25,000 18,750 दोनों मिल के माइनस किया तो 56,250 आई, उस पर परसेंटेज अप्लाई की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें एसेट की वैल्यू माइनस में ज़ीरो कभी नहीं होगी, चलती रहेगी टक 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 टक, ठीक है ना। हमें किसी एक स्टेज पे आके 3 से 4 साल में, 8 साल में, 5 साल में फिर हम उस एसेट से एग्ज़िट ले लेंगे, उसको बेच के फारिग हो जाएंगे जब हमें लगेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी अब कम हो गई है तब। तीसरा मेथड है, अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थ्योरी अगर लिखने को आती है तो आप इसकी थ्योरी में एक आध जुमला लिखेंगे। सूटेबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, सूटेबिलिटी आगे आएगी इसकी, वो ओ लेवल्स में बाकायदा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जो मैं आगे लिखने वाला हूँ, और वो सूटेबिलिटी वाले पैराग्राफ को भी इसकी थ्योरी के साथ मिला के लिखा जा सकता है पेपर में, जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आपको खुद जज करना होगा। इसकी अगर थ्योरी का पॉइंट मैं अगर दूँ तो इसमें लिख दें कि दिस मेथड इज़ more practical and realistic approach of calculating depreciation। ये क्यों रियलिस्टिक अप्रोच है, इसका आंसर अभी 1 मिनट बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। थर्ड मेथड में लिखता हूँ revaluation method या valuation method, valuation method। Under this method depreciation is charged as a difference between
opening and closing value of non current asset। एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू ऑफ लूज टूल्स फर्स्ट 2006 को मेरे पास है 1000 के। परचेज जो मैंने किया है परचेजेस ऑफ लूज टूल्स 300 के किए हैं। डिस्पोजल्स जो हैं वो मेरे पास हैं 100 के, यानी बेच दिए मैंने। डिस्पोजल्स का मतलब है सोल्ड आउट। मैंने आसान अंग्रेज़ी में लिख दिया मैंने डिस्पोजल ये लैंग्वेज ये टर्म यूज़ होती है जब हम किसी नॉन करंट एसेट को सेल ऑफ करते हैं। और हमें एंडिंग वैल्यू ऑफ लूज टूल्स दी हुई है। वैल्यू ऑफ लूज टूल्स 31 दिसंबर 2006 इज 1300 माइनस 900 ये गिवन है। रिक्वायर्ड हमसे कह रहा है कैलकुलेट depreciation on loose tools for 2006। पेज नंबर 4 है ये। इसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा पूरे डिप्रिसिएशन में होपफुली। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत चैलेंजिंग चैप्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। आपको ओ लेवल्स के अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से 2 महीने पहले भी बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन और अक्रूवल ही पढ़ते हुए नज़र आएंगे। इन्हीं में प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, पेज नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। अब लूज टूल्स हमारे पास बिगनिंग में कितने गिवन है? बिगनिंग में गिवन है 1000 के। एडिशंस कितनी हुई हैं? एडिशंस हुई हैं 300 की। डिस्पोजल्स कितने हुए हैं? डिस्पोजल्स हुए हैं 100 के। तो ये कितने रह जाने चाहिए हमारे पास? एक्चुअली 1000 प्लस 300 1300 माइनस 1200 रह जाने चाहिए। लेकिन हमें कह रहा है कि लूज टूल्स एंडिंग में जो हमारे पास गिवन है वो कितने हैं? वो कह रहे हैं जी 900 बचे हुए हैं। तो बाकी कहाँ गए? ये लाइन यहाँ से मैंने मिटा दिया भाई। अगर 1000 थे, 300 ख़रीदे तो 1300 में से 1000 हमने बेच दिए तो 1200 के रहने चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 900 के बचे में, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है? डिप्रिसिएशन की है। ठीक हो गया जी। ये 3 मेथड हैं, इन तीनों की मैंने आपको एप्लीकेशन सिखा दी है। अब हम आते हैं सूटेबिलिटी ऑफ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन पे। एएस के लोग भी इस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब ये पूरा हैंड आउट जो है एएस के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है ना। इससे पहले अक्रूवल्स वाला भी एएस के लिए रेलेवेंट है और बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला भी। ठीक है जी। ओके, सूटेबिलिटी। देखिए सूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा मेथड किस तरह के नॉन करंट एसेट के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। ये तो हमने एक प्रिंसिपली बात डिसाइड कर ली है, पहले से ही पता है आपको। लेकिन आज हम एक बात ये पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका फ़ायदा आपको पहले दिन से लेकर उनकी यूज़फुल लाइफ की कंप्लीशन तक कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म रेट पे जनरेट हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि नया ख़रीदा तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, पुराना हो गया तो कम फ़ायदा है। कुछ नॉन करंट एसेट्स नेचर वाइज ऐसे होते हैं। कुछ नॉन करंट एसेट्स नेचर वाइज ऐसे होते हैं कि जब वो शुरू में हमारे पास होते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देते हैं वो, और फिर ग्रेजुअली उनका यूसेज, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आ प्रॉफिट जनरेशन कैपेसिटी ग्रेजुअली कम होती रहती है। और कुछ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, ये 2 मैंने आपको बता दिए। अब इनकी एग्जांपल्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं।
स्ट्रेट लाइन मेथड किन एसेट्स के लिए सूटेबल है? स्ट्रेट लाइन मेथड किन एसेट्स के लिए सूटेबल है? इट इज सूटेबल फॉर चार्जिंग depreciation on those assets that have consistent revenue generation capacity। बात समझ में नहीं आई भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर लेते हैं ना। देखें, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जब नए थे तो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं आपके प्रॉफिट में, जब पुराने हो जाते हैं तो भी उतना ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उधर चेयर्स रखी हैं जिस पे आप बैठते हैं और टेबल्स डेस्क रखी हैं जिस पे आप अपनी किताबें रखते हैं। जब ये ख़रीदे थे तो उस वक्त भी एक चेयर एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता था, और पहले साल भी जो उसकी रेवेन्यू में हमारे कंट्रीब्यूशन थी वो वही थी जो 5 साल जब उसके एसेट की लाइफ कंप्लीट हुई तो भी बच्चा एक ही बैठता है उस पर, ठीक है ना। एक 5वें साल भी एक ही बंदा बैठ रहा था और एक ही टेबल यूज़ हो रहा था, पहले साल भी, ठीक है। और लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर लेते हैं हम, यूफोन के या जैज़ के या जोंग के आप ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे जो वेटिंग एरिया में टेबल्स और चेयर्स रखे हैं उनका कंट्रीब्यूशन उनके प्रॉफिट में, उन इदारों के प्रॉफिट में कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नया अगर फर्नीचर आया है तो लोग कह रहे हो भाई जोंग का गुलशन इकबाल वाला ऑफिस ऐसा है जिसमें नया वेटिंग एरिया बना हुआ है, चलो चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं होता, आप उस वेटिंग एरिया में बैठने के लिए नहीं जाते, काम के लिए जाते हैं। तो वो जो फर्नीचर इक्विपमेंट है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके प्रॉफिट में वो कंसिस्टेंट है, पहले साल भी उसका वही रोल है आपके प्रॉफिट्स में जो उसका दूसरे साल है, वही तीसरे साल है, वही चौथे साल है, वही 5वें साल है। और लेमैन्स लैंग्वेज में आ जाते हैं, आप अपने स्कूल में ग्रीन बोर्ड देखते हैं, वाइट बोर्ड देखते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन बोर्ड जो है वो यूजुअली चेंज नहीं होते हैं, स्कूल चलाता रहता है उनको 5 साल 10 साल 20 साल, और उन ग्रीन बोर्ड्स में जिसको आप सॉफ्ट बोर्ड्स कहते हैं उनमें हर साल नया मटेरियल, हर टर्म में नया मटेरियल लगता है, लेकिन वो बोर्ड्स अपनी जगह मौजूद होते हैं, वो फिटिंग्स हैं बेसिकली। अब ऐसा नहीं होता कि किसी स्कूल में उन बोर्ड्स को देखने के बाद पेरेंट्स ज़्यादा फ़ीस दे के एडमिशन करा लें, क्योंकि नए बोर्ड लगे हुए थे और वाह यार वहाँ तो नोट हैं, चलो वहाँ पे एडमिशन फ़ीस भी ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि बोर्ड नए हैं। और बोर्ड पुराने हो जाएँ तो स्कूल ये कहने लगे भाई बोर्ड पुराने हो गए, हमारी एडमिशन फ़ीस अब कम हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब है उन बोर्ड्स का कंट्रीब्यूशन बिजनेस के यानी स्कूल के प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसे एसेट्स जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉफिट्स में कांस्टेंट यूनिफॉर्म होता है उनके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं। तो पेपर में आपसे पूछता है, एक डब्बा बना के दे देता है और कहता है कि जी स्ट्रेट लाइन मेथड, आगे वाले डब्बे में कह देता है एग्जांपल दे दें कौन सा एसेट है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होगा। तो एक मशहूर ज़माना इसका आंसर है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, सिंपल, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। क्यों? क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर वो रीज़न पूछे, जो कि पूछता है, तो आपको यही रीज़न लिखना चाहिए कि उसकी आपके प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कौन से नॉन करंट एसेट्स के लिए सूटेबल है? कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका रेवेन्यू जनरेशन इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होता है और फोर्थ कमिंग फॉलोइंग ईयर्स में ग्रेजुअली कम होता रहता है। जैसे मशीन्स हैं, आपने नया जनरेटर ख़रीदा, नई मशीन ख़रीदी, नए मोटर व्हीकल ख़रीदी, आपके प्रॉफिट्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है शुरू सालों में, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ एक्टिंग ऑब्सोलेंस, टेक्निकल ऑब्सोलेंस, बिकॉज ऑफ रस्ट एंड इरोजन, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, उसका जो कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट्स में वो ग्रेजुअली कम होता रहेगा। तो जाहिर है उसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फिर कम होनी चाहिए। तभी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लिखा इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक मेथड। ये तो ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा हमने, ठीक है ना, एग्जामिनर को खुश करने के लिए, क्योंकि वो कहता है लिखो तो हमने लिख दिया। एल्स यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़्यादा रेलेवेंट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दिस मेथड is suitable for charging
depreciation on those assets that have a decreasing tendency of profit generation. That is, higher profit generation capacity in the initial year and lower in the following years. Example, machinery, motor vehicle, etc. ठीक है जी, बस ये दो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, डब्बे में टक 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 डब्बों में ये भरना है आपने, ठीक है जी। पास्ट पेपर के जब आप क्वेश्चंस रिव्यू करेंगे तो आपको 2008-9 के बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेज नंबर 5 था ये।